इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम ओलिगोपोली के एक दूसरे मॉडल, जिसे हम लोग स्टैकेलबर्ग मॉडल के रूप में जानते हैं, की व्याख्या करेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि इसके पहले हमने कोर्नो मॉडल या कोर्नो-नैश इक्विलिब्रियम को पढ़ा है और उस पर मेरे 4 वीडियोज पड़े हुए हैं इसी चैनल पर। और वहाँ हमने देखा है कि वहाँ पर जो 2 विक्रेता हैं वो एक साथ क्रिया करते हैं, ये मानते हुए कि दूसरा व्यक्ति जिस तरह से उत्पादन कर रहा है या जो निर्णय वो ले रहा है वो वैसे ही रहेगा, और उस रूप में वो दूसरा फर्म जो है वो अपने एक्शन को निर्धारित करती है, और दोनों बिना ये परवाह किए हुए कि दूसरा क्या करता है अपना अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो था उनका जो कार्य था, एक के कार्य करने के प्रति दूसरे के द्वारा, उसे हम कह रहे हैं कि वो क्रियाएं साथ साथ हो रही थी। और क्योंकि यहाँ गेम थियरी का प्रयोग किया गया है, खेल सिद्धांत का, और इसलिए हम उस भाषा में कह सकते हैं कि वो साइमल्टेनियस गेम था। दोनों खिलाड़ी या दोनों विक्रेता एक साथ काम करते हैं बिना ये देखे हुए कि उसकी क्रिया के पर दूसरे की प्रतिक्रिया क्या है। आज जिस मॉडल की चर्चा हम कर रहे हैं स्टैकेलबर्ग की, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें ऐसा है कि एक विक्रेता जब कोई निर्णय लेता है तो उसके रिस्पांस में, प्रत्युत्तर में, जो दूसरा विक्रेता निर्णय लेगा उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए पहली फर्म जो है वो कार्य करती है, और दोनों इसी तरह से कार्य करती हैं। तो ये गेम सीक्वेंशियल है, अनुक्रमिक है, अर्थात पहला विक्रेता जो करेगा उसको देखकर दूसरा विक्रेता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। और यहाँ एक और बड़ी बात है कि स्टैकेलबर्ग ने यह माना है कि दोनों विक्रेता, ये माना गया है कि 2 ही विक्रेता हैं, दोनों विक्रेता एक दूसरे की मांग से पूर्णतः भिज्ञ हैं, दोनों की लागत की दशाओं से पूर्णतः वो जानकारी उनको है, और उनके किसी भी निर्णय के कारण बाजार की मांग पर, बाजार के मूल्य पर किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे और उनका दूसरी फर्म किस तरह से प्रत्युत्तर देगी, इसकी भी उसको पता है। और इनको सबको ध्यान में रखते हुए वो अपनी एक्शन लेते हैं, उत्पादन संबंधी अपनी क्रियाएं करते हैं। एक और बड़ी बात है कि जो भी वो अपनी क्रियाएं करते हैं, जो भी प्रतियोगिता करते हैं, ये उत्पादन में कमी बेशी करते हैं। 2 प्रतिक्रियाएं 2 तरह से होती हैं, उत्पादन में कमी बेशी करें या प्राइस के माध्यम से, अर्थात मूल्य में कमी बेशी करके वो प्रतिक्रिया करें। हमने पीछे देखा है, स्वीजी मॉडल पर एक वीडियो हमारा है किंग डिमांड कर्व पर, वहाँ हमने देखा है कि जब एक मूल्य गिराता है तो दूसरा मूल्य गिरा देता है, तो वहाँ पर जो प्रतियोगिता है वो मूल्य के माध्यम से है।
इस रूप में हमने ये बताया कि ये प्रतियोगिता उत्पादन के माध्यम से होगी। बर्ट्रैंड मॉडल में भी प्रतियोगिताएं जो है मूल्यों के समायोजन या मूल्यों में कमी बेसी करके या मूल्यों की प्रतियोगिता के माध्यम से होता है। लेकिन कोर्नो में भी और स्टैकेलबर्ग दोनों मॉडल में ये माना गया है कि ये प्रतियोगिताएं जो दोनों विक्रेताओं या अगर अल्पाधिकार है तो कई विक्रेताओं के मध्य जो होती हैं, ये उत्पादन में कमी बेसी या अपनी बाजार में उत्पादन की जो पूर्ति है उसमें कमी बेसी करके की जाती है। तो इस मॉडल को हम लोग प्रारंभ करें। कुछ बातें हम आपको बता दें। हमने जानबूझ के उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख भी दिया है ताकि अगर आपको भूलें तो आप उन्हें देख सकते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि फर्म एक जो है अपने उत्पादन के निर्णय को चुनती है कि वो कितना उत्पादन करेगी, और उसके प्रत्युत्तर में दूसरी फर्म अपने एक्शन लेगी, और इस एक्शन क्या एक्शन लेगी उसको फर्म वन जिसने पहले उत्पादन शुरू किया है वो अनुमान लगा लेती है, जान लेती है, और उसको देखते हुए अपने उत्पादन संबंधी वो निर्णय लेती है। ऐसा इसमें ये माना गया है कि फर्म वन चूजेज इट्स आउटपुट लेवल फर्स्ट एंड देन फर्म टू रिस्पॉन्ड्स टू दिस चॉइस। हो गया। द कंपटीशन इज ए सीक्वेंशियल गेम, ये हम आपको बता दिए कि पहले एक करता है तो उसके रिएक्शन में दूसरा, फिर दूसरा का पहला, इस तरह से दोनों में इस तरह से सीक्वेंशियल गेम होता है, अनुक्रमिक गेम होता है। और फर्म वन इज लीडर एंड फर्म टू इज फॉलोअर। दो शब्द आए, जो पहले शुरू करती है उसको हम लीडर कहते हैं, और जो फॉलो करती है उसके बाद जो आती है उत्पादन प्रक्रिया, बिक्री की प्रक्रिया में, उस फर्म को हम फॉलोअर कहते हैं। यहाँ हमने फर्म वन को लीडर माना है और फर्म टू को फॉलोअर माना है। और फर्म ए जो है वो Y1 उसके द्वारा बेची गई मात्राओं को हम कह रहे हैं, और फर्म टू द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की मात्राओं को हम Y2 कह रहे हैं। और इस तरह के गेम को हम स्टैकेलबर्ग गेम के नाम से जानते हैं, क्योंकि स्टैकेलबर्ग ने ही ये एक तरह से इस रूप को हमारे सामने रखा है। और रिस्पांस फंक्शन ऑफ टू ऑफ द चॉइस वन ऑलरेडी मेड बाय द लीडर फर्म वन। अब हम आपको बता दें कि फर्म वन Y1 का उत्पादन करती है, Y1 मात्रा वो बाजार में बेचती है, और जब वो बेचती है तो इसका जो रिएक्शन होगा वो ये होगा कि फर्म टू कितनी मात्रा बेचेगी। और अगर हम कह रहे हैं फर्म टू Y2 मात्रा बेचती है तो हम ये कह सकते हैं कि Y2 जो मात्रा फर्म टू द्वारा बेची जाती है ये फर्म वन द्वारा बेची जाने वाली Y1 की मात्रा के रिस्पांस में या प्रत्युत्तर में बेची जाती है। और जब हम इसको गणितीय भाषा में लिखते हैं तो हम लिखते हैं R2। इसका मतलब फर्म टू का रिएक्शन क्या होता है, और वो रिएक्शन जो होता है वो Y2 के उत्पादन के रूप में होता है। और ये कब होता है? जब फर्म वन Y1 का उत्पादन करती है तो उसके रिएक्शन को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, Y2 का कितना उत्पादन होगा जब Y1 की मात्रा फर्म वन द्वारा उत्पादित हो गई है, और ये जो उत्पादन Y2 का होगा ये फर्म टू का रिएक्शन होगा, रिस्पांस होगा। तो इसको हम इस रिस्पांस को Y2 बराबर R2Y1 लिखते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जब फर्म वन Y1 का उत्पादन करेगी तो उसके प्रत्युत्तर में फर्म टू Y2 का उत्पादन करेगी। और यहां आगे जो हम आपको बता चुके हैं कि फर्म वन नोज इट, इसको फर्म वन जानती है कि जब वो Y1 का उत्पादन करेगी तो फर्म टू Y2 का उत्पादन करेगी। और यदि वो ऐसा जानती है और इसको पूर्ण रूप से वो एंटिसिपेट कर लेती है, अनुमान लगा लेती है, तो फर्म टू रिएक्शन टू एनी Y1 चूजेज बाय फर्म वन, तो जो भी रिएक्शन फर्म टू लेती है या लेगी उसका अनुमान फर्म वन लगा लेती है और उसको ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय
लेती है। और अब है कि इस रूप में अगर हम देखें तो फर्म 1 जो लीडर फर्म है उसके प्रॉफिट फंक्शन को हम लिख सकते हैं। प्रॉफिट फंक्शन जब लिखेंगे तो प्रॉफिट को दिखाते हैं पाई से, क्योंकि ये फर्म 1 का प्रॉफिट फंक्शन है, इस नाते हम दिखाएंगे y1 के रूप में। और क्योंकि ये स्टेगलबर्ग का सॉल्यूशन है, इस नाते हम उसको अगर शो करना चाहें तो ऊपर एक एस लगा करके शो कर रहे हैं कि ये स्टेगलबर्ग की इक्वेशन है या स्टेगलबर्ग के मॉडल से संबंधित उसके लाभ के फलन है। और लाभ के फलन में करते क्या हैं, टोटल कास्ट रेवेन्यू में से टोटल कास्ट घटा देते हैं। टोटल रेवेन्यू क्या होगी फर्म 1 की कि जो डिमांड कर्व है, डिमांड सिचुएशन है या बाजार की जो मांग वक्र है, एक ही मांग को दोनों पूरा करते हैं। बाजार की एक मांग है, उसी मांग के कुछ मांग को ये पूरा करता है, कुछ मांग को वो पूरा करता है। दोनों के लिए बाजार का मांग वक्र एक ही है, मांग फलन एक ही है, लेकिन उस मांग फलन में कुछ मात्रा y1 की है, कुछ मात्रा y2 की है। तो इस प्रकार से बाजार की जो मांग होगी उसमें जहां पर क्वांटिटी आएगी वहां क्वांटिटी को Q1 प्लस Q2 करके लिखा जाएगा। और अगर फर्म 1 की आय निकालनी है तो कीमत में हम Q1 का गुणा करेंगे। अगर फर्म 2 की आय निकालनी है तो हम कीमत का जो फलन दिया है उसमें डिमांड का जो फंक्शन है उसमें हम Q2 से गुणा करेंगे। क्योंकि हम फर्म 1 का प्रॉफिट फंक्शन निकाल रहे हैं, इस नाते फर्म 1 की हम मांग निकालेंगे। मांग में फर्म 1 की y1 से गुणा करेंगे और उसमें से उसकी टोटल कास्ट घटा देंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये दिया हुआ है दोनों की कास्ट। दोनों की कास्ट कितनी है, एक की कास्ट है y की जो कास्ट है, हमको लगा कि इसमें लिखी हुई है इसमें y1 की जो फर्म 1 की कास्ट है वो है C1 y1, इसको डिनोट करेंगे। और ये कास्ट फंक्शन यहाँ नीचे यहाँ लिखी हुई है, तो हम इसको दिखा दे रहे हैं आपको। और अगर फर्म 2 की कास्ट होगी तो C2 लिखेंगे, और क्योंकि उसकी कास्ट उसके द्वारा बेची जाने वाले, उत्पादित की जाने वाले वस्तु के मात्रा पर निर्भर करेगी, इस नाते फर्म 1 की कास्ट होगी C1 y1 ये सिंबॉलिक रूप में, और इसकी होती C2 y2 इस तरह से। तो क्योंकि हम निकाल रहे हैं लाभ फलन फर्म 1 का, इस नाते उसकी लागत होगी C1 y1 जिसको घटाएंगे। ये मांग फंक्शन है। मांग फंक्शन होता क्या वो हम आपको बता दें। मांग फंक्शन होता है P और बीच में डिमांड का फंक्शन होता है, और डिमांड फंक्शन y1 प्लस y2 होता है। ये y1 इसका है फर्स्ट फर्म का, और दूसरे का जो है y2 वो उसके इस रिएक्शन को व्यक्त करेगी। तो y2 की जगह पर हम लिख रहे हैं R2y1, यहाँ लिखा है R2y1 जो y2 की मात्रा को व्यक्त करेगा। लेकिन R2y1 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ये y2 मात्रा फर्म 2 जो है तब उत्पादित करेगी जब फर्म 1 y1 का उत्पादन कर देगी। इस नाते हम सीधे y2 जब लिखेंगे तो ये साइमल्टेनियस गेम वाला होगा कि y1 का उत्पादन इतना, y2 इतना है। जब हम उसको R2y2 लिखेंगे तो उसका मतलब ये होगा R2y1, तब उसका अर्थ ये होगा कि पहली फर्म ने y1 का उत्पादन किया है, उसके रिस्पांस में जो y2 उत्पादन करेगी वो उसे हम लिखेंगे R2y1, और वही वास्तव में y2 होगी। लेकिन R2y1 इस बात को हमको प्रदर्शित कर रहा है कि ये स्वतः उत्पादन उसका नहीं है, बल्कि उत्पादन तब है जब फर्म 1 उत्पादन करी है और उसके रिस्पांस में उसने y2 का उत्पादन किया है।
आगे के जगहों में या आगे जब इस पर यहाँ प्रयोग होगा वहाँ हम R2Y1 की जगह पर सीधे Y2 लिखेंगे। लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए या बताने के लिए बताया जा रहा है कि ये होगा। और इस मांग फलन में जो बड़े ब्रैकेट के भीतर लिखा हुआ है Y1 से गुणा करेंगे तो पहले फर्म की कुल आय ज्ञात हो जाएगी और पहले फर्म का कुल लागत फलन C1Y1 उसको घटा देंगे तो ये प्रॉफिट का फलन होगा। ये सिंबॉलिक रूप में है। तो ये लिखा हुआ देखिए पाई Y1 ये फर्म 1 का लाभ फलन है और ये लाभ फलन कूर्णों का नहीं है, ये लाभ फलन स्टैगलबर्ग का है। इस नाते ऊपर S लग दिया गया है। और यहाँ पर ये भी आपको ध्यान दिलाया जा रहा है कि ये जो Y1 का उत्पादन फर्म 1 करेगी वो ये ध्यान में रखते हुए करेगी कि उसका लाभ अधिकतम हो जाए इस उत्पादन पर। इस दृष्टि से वो जो लीडर फर्म है फर्म 1, हम बार आगे उसको लीडर फर्म कहेंगे और फर्म 2 को हम फॉलोअर फर्म कहेंगे। तो लीडर फर्म Y1 का उत्पादन करेगी। इस फंक्शन के आधार पर उसके लाभ की गणना की जा सकती है। अब हम एक न्यूमेरिकल उदाहरण लेके इस बात को समझा सकते हैं। ये उदाहरण यहाँ पर है। द मार्केट इनवर्स डिमांड फंक्शन इज, ये देखिए डिमांड फंक्शन अब यहाँ आया जो आप आसानी से समझ सकते हैं। ये है P बराबर 60 माइनस YT, ये 60 है और YT का मतलब है वस्तु का कुल उत्पादन। और क्योंकि वस्तु का कुल उत्पादन 2 फर्में करती हैं, एक करती है Y1 एक करती है Y2, इस नाते उसकी जगह पर फर्म को जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 60 माइनस, दोनों माइनस में आएंगे क्योंकि ये माइनस YT1 है तो आगे आएगा माइनस Y1 माइनस Y2। और अगर हम इसको Y1 प्लस Y2 ब्रैकेट में लिखेंगे तब ब्रैकेट खोलेंगे तब फिर दोनों माइनस हो जाएंगे। तो सीधे जो मांग फलन है वो ये होगा। और ये दिए द फर्म फर्स्ट कास्ट फंक्शन द फर्म्स कास्ट फंक्शंस आर, तो C1 Y1 पहली का कास्ट फंक्शन है जो Y1 स्क्वायर है और C2 Y2 दूसरे का कास्ट फंक्शन है जो ये 15 है, 15 Y2 प्लस Y2 स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। यहाँ हम आपको ध्यान दिला दें क्योंकि इस वीडियो में इन सारे सवालों को अगर कूर्नो मॉडल भी हम कल हल करें और स्टैगलबर्ग मॉडल भी हल करें तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और क्योंकि एक वीडियो मेरा इसी चैनल पर रिएक्शन कर्व इन ओलिगोपोली करके पड़ा हुआ है जो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उस रिएक्शन कर्व में हम इसी R2 और R1 को ज्ञात करते हैं, अर्थात रिएक्शन कर्व जो होता वही होता है जो इक्विलिब्रियम में Y1 और Y2 के मान होते हैं। तो उस रिएक्शन कर्व को वहाँ बनाया गया है, निकाला गया है। और आपको इसलिए बता रहे हैं कि यही एग्जाम्पल वहाँ दिया हुआ है और इस एग्जाम्पल से कूर्नो मॉडल के अंतर्गत वहाँ पर इक्विलिब्रियम को हल किया गया है। और क्योंकि जब हम इक्विलिब्रियम को हल करेंगे तो कूर्नो और स्टैगलबर्ग की तुलना करेंगे। और ऐसी स्थिति में आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस मॉडल को पढ़ने के पहले रिएक्शन कर्व को पढ़ेंगे। रिएक्शन कर्व में यही इक्वेशन दी हुई है और इसी को वहाँ हल किया गया है। इस नाते जो हल करके उत्तर आएगा Y1 Y2 या फर्स्ट फर्म या लीडर फर्म का जो रिएक्शन कर्व है, फॉलोअर फर्म का जो रिएक्शन कर्व है वो वहाँ हल करा हुआ है। उस रिएक्शन कर्व को वहाँ से हम सीधे यहाँ ले लेंगे और डिटेल कैसे निकला वो आप वहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ नहीं हम उसको लगाएंगे उतना समय। हाँ, एक का रिएक्शन कर्व हमने निकाल के यहाँ दिखाने का प्रयास किया है ताकि ये भी न हो कि आप पूर्णतः वहीं आश्रित हों। लेकिन हम बता देंगे कि ये फॉलोअर फर्म का रिएक्शन कर्व हमने हल कर दिया क्योंकि उसको हमको ज़रूरत है, इस सूत्र में यहाँ हमको ज़रूरत है। और
हम सीधे भी कह सकते हैं कि आप वहाँ से ले लें और रिएक्शन कर्व उसका ये होता है, और इसको हम y2 का वो मान हम यहाँ रख दे रहे हैं। यहाँ हम आपको और बता दें कि वास्तव में होगा क्या। पहले जब लीडर फर्म उत्पादन करेगी तो कूर्नो नैश इक्विलिब्रियम के अनुसार वो सोचेगी कि ये संस्थिति इक्विलिब्रियम होगी और इतना उत्पादन हम करेंगे, और कूर्नो नैश इक्विलिब्रियम के आधार पर वो y1 उत्पादन करेगी। अब अगर कूर्नो मॉडल की दृष्टि से हम देखें तो फर्म 2 भी उसी मॉडल के अनुसार कूर्नो और नैश इक्विलिब्रियम को प्राप्त करेगी, और वैसी स्थिति में दोनों जितनी जितनी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और उस पर दोनों अधिकतम लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन स्टेगिलबर्ग में के इस मॉडल में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि यदि दोनों एक दूसरे की क्रियाओं से को इग्नोर करते हुए एक साथ अपना निर्णय ले, बिना एक दूसरा क्या कर रहा है, वैसी स्थिति में अगर इस स्थिति के अनुसार निर्णय ले, वैसी स्थिति में लीडर फर्म को जो है कूर्नो मॉडल की तुलना में ज़्यादा फायदा हो जाता है, और क्योंकि लीडर फर्म लीडर है वो ज़्यादा फायदा लेना चाहेगी, इसलिए इस मॉडल के अनुसार अगर वो अपनी इक्विलिब्रियम निर्धारित करे तो वो पहले से बेहतर स्थिति में होगी। तो इस दृष्टि से लीडर फर्म ये चाहेगी कि वो उसके क्रिया का क्या रिस्पांस दूसरी फॉलोअर फर्म देगी, उसको ध्यान में रखते हुए वो अपने इक्विलिब्रियम आउटपुट को निर्धारित करेगी, और उस स्थिति में हम लास्ट में देखेंगे और पाएंगे कि लीडर फर्म को पहले की तुलना में ज़्यादा उत्पादन करेगी वो, और पहले की तुलना में उससे ज़्यादा लाभ भी होगा। और इस दृष्टि से ये मॉडल इस रूप में उससे थोड़ा अलग है और एक नई आप कह सकते हैं खोज हमारे सामने उजागर करता है। तो यहाँ पर हम ये फर्म के कास्ट फंक्शन और डिमांड फंक्शन को ले आए, क्योंकि डिमांड फंक्शन एवरेज रेवेन्यू को डिनोट करता है और लाभ फलन निकालने के लिए हमको टोटल रेवेन्यू चाहिए। तो जिस फर्म की हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे उसकी क्वांटिटी से डिमांड फंक्शन को गुणा कर देंगे तो हमें कुल आय मिल जाएगी उस फर्म की, उसमें से उसकी कुल लागत को घटा देंगे। तो इस रूप में अगर आप देखोगे तो क्योंकि हमको इस पाई जो लीडर फर्म का जो लाभ है उसमें एक फैक्टर आ गया है, और वो है कि फर्म फॉलोअर फर्म के रिएक्शन को वो उसमें सम्मिलित करे, और इस नाते पहले फर्म 2 के रिएक्शन कर्व को हम निकाल लेंगे तब आगे बढ़ सकते हैं। तो वैसे स्थिति में फर्म 2 इज फॉलोअर, और इसका प्रॉफिट फंक्शन ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए प्रॉफिट फंक्शन ऑफ 2 फर्म 2, और ये अभी कूर्नो मॉडल वाले के तहत ही हम चल रहे हैं, मतलब हम उसकी लागत में से उसके आय में से लागत घटाएंगे तो डिमांड फंक्शन को हम उसके वस्तु की मात्रा y2 से गुणा करेंगे। तो ये देखिए ये डिमांड फंक्शन है 60 माइनस y1 माइनस y2, इसमें y2 का गुणा किया गया, ये कुल आय आ गई, ये टोटल रेवेन्यू आ गई इसकी फर्म 1 की, इसमें से उसकी लागत को घटाएंगे, ये टोटल कास्ट है 1 की, ये घटा दिया, ये टोटल कास्ट यहाँ इसकी दी हुई है, ये घटा दिया, और जब घटाएंगे तो ये चिन्ह ये माइनस कर देगा इसको, और तब खोलेंगे जब तो इस तरह से आएगा, ये y1 का सब में गुणा होगा तो 60 y2 माइनस y1 y2 माइनस y2 स्क्वायर माइनस 15 y2 माइनस y2 का स्क्वायर, और देखिए -2 -2 y2 स्क्वायर हो जाएंगे, और ये 15 16 में से 15 घट के 45 हो जाएगा, और ये y1 y2 ये आ जाएंगे, तो ये उसके लाभ के फलन आ जाएंगे। अब इस लाभ फलन से हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे, और जब मैक्सिमाइज करेंगे वैसी स्थिति में ये सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, इसका इस लाभ फलन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, और ये उसका अवकलन करके आंशिक अवकलन करके, क्योंकि y2 y1 दो टर्म इसमें है
तो आंशिक अवकलन जब होगा y2 के रेफरेंस में ये y2 होकर 45 हो जाएगा क्योंकि गायब हो जाएगा, यहाँ का y2 गायब होगा, y1 बचेगा। ये कोफिशिएंट है और ये पावर है, दोनों गुणा होकर 4 आएगा, ये y2 हो जाएगा, 2 में से 1 घट के 1 हो जाएगा, तो ये फंक्शन बचेगा। और मैक्सिमाइजेशन के लिए जब प्रॉफिट को आप मैक्सिमम करेंगे तो मैक्सिमाइजेशन के लिए शर्त होती है कि d2/dy2 का मान जो हो वो 0 हो, तो इस मान को हमने 0 कर दिया। और जब ये मान 0 करोगे तो ऐसी स्थिति में इस -4y2 को उस पार ले जाएंगे अगर हम, तो आ जाएगा 4y2 बराबर 45 - y1 और y2 बराबर 4 से भाग हो करके ये आएगा y2 बराबर 45 - 1/4। ये y का मान है और ये रिस्पांस ऑफ फर्म 2 है व्हेन y1 इज गिवन। जब y1 का उत्पादन लीडर फर्म करेगी, वैसी स्थिति में दूसरी फॉलोअर फर्म कितना उत्पादन करेगी उसको हम R2Y1 से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर वो राशि y2 है और इस y2 का मान ये है। और इस नाते जहाँ पर R2Y1 आया है, जैसे यहाँ आया है, तो इस जगह पर अब हम इसको प्रतिस्थापित करके तब लीडर फर्म के लाभ को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। इस नाते ये निकालना जरूरी था। और ये वहाँ भी निकाला हुआ रिएक्शन कर्व जहाँ हमने पढ़ा है, तो हम सीधे भी कह सकते थे कि इसके रिएक्शन को या y2 के मान को इन दिए हुए लागत और मांग फलनों के आधार पर वहाँ ये निकाला हुआ है और वहाँ से ये उत्तर इसका है और इसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो हमने इतना लगा दिया ताकि आप उस पर आश्रित न रहें। तो इस तरह से y2 का मान जो है वो ये आ गया। अब अगली स्थिति में क्या होगा कि अब लीडर फर्म के प्रॉफिट फंक्शन को अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमको उसके रिएक्शन पता चल गए हैं फॉलोअर फर्म के, और उस रिएक्शन को हम फर्म 1 या लीडर फर्म के प्रॉफिट फंक्शन में डाल के उसके इक्विलिब्रियम को निकाल सकते हैं। और वैसी स्थिति में ये देखिए लीडर का अब प्रॉफिट फंक्शन हम लिख रहे हैं, जो यहाँ से उठा रहे हैं, जो P का मान दिया हुआ है तो यही लिखेंगे 60 - 1 - y2, ये देखिए 60 - 1, और y2 की जगह पर इसके रिएक्शन को डिनोट करेंगे और फिर उसमें y1 का गुणा करेंगे, जैसे यहाँ y2 का गुणा किया है, यहाँ y1 का गुणा किया है, और फिर उसमें से इसके लागत को, ये लागत इसकी y12 घटा देंगे। यहाँ पर इसको घटाया था क्योंकि y2 की लागत थी, यहाँ पर इसको घटाया क्योंकि ये y1 की लागत है। यहाँ पर y2 से गुणा किया था, ये फॉलोअर फर्म थी, यहाँ पर y1 से गुणा कर रहे हैं, ये लीडर फर्म है और y1 उत्पादन करती है और ये y2 उत्पादन करती है। तो इस प्रकार से इसकी कुल आय इतनी है, इसमें से लागत घटाई गई है। अब R2Y1 की जगह पर ये मान लिख सकते हैं और इसकी जगह पर हम 45 - y1/4 लिखेंगे। ये लिख दिया हमने, इसकी जगह पर y2 की जगह पर उसका मान लिख दिया। देखिए ये y2 है, इस y2 की जगह पर ये y2 आई, इस y2 का ये मान है, ये रिस्पांस है, और इस रिस्पांस को हमने यहाँ पर अब डाल दिया। इसका मतलब है कि फर्म 1 के प्रतिक्रिया में फर्म 2 जो डिसीजन लेती है या लेगी या जितने y2 का उत्पादन करेगी, उस y2 को कंसीडर करते हुए ये अपने उत्पादन का निर्णय लेगी फर्म, लीडर फर्म, और इस नाते उसको यहाँ रखा गया। और अब जब y1 से इस पूरे फलन का गुणा करेंगे तो ये हल होके आएगा, वो आप हल कर लीजिएगा। सारा जब गुणा करेंगे तो कुल हल होके 195/4 y1 आएगा और -7/4 y1 स्क्वायर आएगा। तो ये लाभ का फलन आएगा। ये लाभ का फलन अब की बार ये स्टेगरबर्ग का लाभ फलन है, यहाँ यस लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लीड फॉलोअर फर्म के रिएक्शन को सम्मिलित कर लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो फलन प्रॉफिट का आया फर्म 1 का, वो ये आया। और अगर इसकी इक्विलिब्रियम पता करनी है तो इसके लाभ को मैक्सिमाइज करना होगा।
लाभ मैक्सिमाइज करने के लिए इस प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन में y1 और y2 दो फंक्शन थे, और इस रूप में इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फंक्शन होगा, यहाँ से y1 का फंक्शन बन के 195/4 हो गया, यहाँ से 7/4 था तो 2 से यहाँ गुणा होगा, ये 14/4 हो जाएगा। 14/4 को हम 7/2 लिख सकते हैं, और इस प्रकार से इसके बराबर जब 0 करेंगे तो ये हो गया 7/2, y1 बराबर हो जाएगा 195/4 और y बराबर 1 बराबर होगा 195 ये हल करेंगे जब तो 195/14 आएगा ये, और इस रूप में जो उत्तर आएगा वो 13.9 आएगा। तो फर्म 1 जो लीडर फर्म है वो उत्पादन करेगी 13.9 इकाई का, और इस पर उसका लाभ अधिकतम होगा, क्योंकि इस पर लाभ का जो फलन है उसके फर्स्ट डेरिवेटिव का जो मान है वो 0 है। तो ये आ गया कि y1 का मान जो होगा वो स्टैकेलबर्ग की जो गेम है या उसका जो मॉडल है उसके अनुसार 13.8 होगा, जो उदाहरण हमको यहाँ पर दिया हुआ है वो। अब हम आपको बता दें, और रिएक्शन कर्व वाले वीडियो में जाके आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पर जो कूर्नाट-नैश इक्विलिब्रियम के अनुसार जो मान आए हैं वो मान आए हैं y1 बराबर 13, ये 13 आया है, और y2 बराबर 8 आया हुआ है वहाँ, और यहाँ पर देखिए इसका मान आ गया 13 और इसका मान आया है इस स्टैकेलबर्ग वाले मॉडल में 13.8, जो पहले से बढ़ गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो रिएक्शन कर्व 45 - 1/4 और यहाँ पर ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर जो इसका रिएक्शन कर्व है ये y2 बराबर 45 - y1/4, इसमें अगर हम इस y1 के मान को रख दें तो ये मान निकाला जा सकता है। 45 ऋण y1 की जगह पर y1 का मान रख दीजिए और इसमें 4 से भाग दे दीजिए, तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये हल होके आ जाएगा 7.8। ये प्रक्रिया आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब की बार इनके वाले मॉडल में y1 का मान आएगा 13.9 और y2 का मान आएगा 7.8। कंपेयर कर सकते हैं आप कूर्नो-नैश मॉडल में या उस इक्विलिब्रियम के अनुसार लीडर फर्म उत्पादन जो कर रही थी 13 और फॉलोअर फर्म उत्पादन कर रही थी 8। अब की बार क्या होगा, लीडर फर्म का उत्पादन बढ़ जाएगा और फॉलोअर फर्म का उत्पादन घट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब सीक्वेंशियल गेम होगा या जब हम स्टैकेलबर्ग वाले गेम को खेलेंगे, वैसी स्थिति में लीडर फर्म पहले से ज़्यादा उत्पादन करेगी और फॉलोअर फर्म पहले से कम उत्पादन करेगी। और हम यहाँ बता दें कि लीडर फर्म जब उत्पादन ज़्यादा करेगी तो उसका लाभ भी पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से लीडर फर्म के लाभ
इस मॉडल के अनुसार बढ़ेंगे और तब बढ़ेंगे जब लीडर फर्म की किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया फॉलोअर फर्म करेगी और फॉलोअर फर्म के इस प्रतिक्रिया को लीडर फर्म जानेगी या अनुमान लगा लेगी और तदनुरूप अपने निर्णय को वो कार्यान्वित करेगी। उस स्थिति में इस तरह के सॉल्यूशन हमको मिलेंगे जो लीडर के फर्म के लिए कूर्नो नैश इक्विलिब्रियम की तुलना में बेहतर होंगे, उसके उत्पादन की मात्रा और उसके लाभ की मात्रा को बढ़ाएंगे। ये मॉडल एक वीडियो में समाप्त नहीं हो सकता था। अभी इसमें जो डायग्राम बनेंगे वो बहुत ही आपके लिए एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि पसंद आएंगे और बहुत कुछ जानकारियाँ भी उसके माध्यम से आप हासिल कर सकेंगे और उसको समझाने में थोड़ा हमको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए। इसलिए इस मॉडल का जो ये पहला पार्ट है मैंने ऊपर लिख दिया इसी नाते का आपको ध्यान आता रहे कि ये पहला पार्ट है। अभी इस मॉडल में छूटा हुआ कुछ और जो छूटा हुआ है वो डायग्राम है। उस डायग्राम को समझाने में तीन डायग्राम बनेंगे जिसको समझाने में हमें टाइम लगेगा क्योंकि उसमें आइसोप्रॉफिट कर्व्स के उपयोग होंगे, उसमें इनके रिएक्शन कर्व के उपयोग होंगे और उसमें कूर्नो इक्विलिब्रियम और उसमें स्टेगलबर्ग इक्विलिब्रियम दोनों इक्विलिब्रियम को एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा और जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि स्टेगलबर्ग इक्विलिब्रियम में जो निष्कर्ष आएगा वो लीडर फर्म के लिए बेहतर होगा, उसके लाभ को भी बढ़ाएगा, उसके उत्पादन की मात्रा को भी बढ़ाएगा। तो ये पूरे के निष्कर्ष जितने हमने इस गणितीय प्रक्रिया के माध्यम से और मांग और लागत की दशाओं के दोनों फर्मों के एक्शन रिएक्शन के फलस्वरूप या सीक्वेंशियल जो रिएक्शन है या गेम है उस थियरी को अप्लाई करते हुए निकाले हैं। ये सारे रिजल्ट उस डायग्राम्स के माध्यम से भी आपके समक्ष आ जाएंगे। तो इसके बाद और हो सकता है कि तुरंत एक दो दिन में आपको इसके दूसरे पार्ट के वीडियो भी मिल जाएंगे जिसमें हम इस मॉडल को चित्रों के माध्यम से आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपको पढ़ना है रिएक्शन कर्व वाला वीडियो, अगर नहीं देखे हैं तो फिर से देखना और समझना है। उसके बाद स्टेगलबर्ग के इस मॉडल को समझना है और फिर दूसरे पार्ट में इनको जब हम चित्रों से प्रदर्शित करेंगे तो उसे आपको देखना है और वैसी स्थिति में ये मॉडल आपको अच्छी तरह और पूरी तरह समझ में आ जाएगा और तब आपको मुझे लगता है कि आप इससे संतुष्ट होंगे और आपको लगेगा कि ये मॉडल आसानी से आपकी समझ में आ गया। धन्यवाद। यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, फिर मिलते हैं।